हेलो एवरीवन एंड दैट गोल्डन क्वेश्चन कि सर का प्रीलिम्स कैसे पास किया जाए। जैसे फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर पिछले साल के जीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम को देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ऐसा है 2016 से लेकर 2024 तक जीपीएससी का एक पर्टिकुलर एग्जाम पैटर्न हुआ करता था। पिछले साल से मतलब कि 2025 से ही नया पैटर्न आया है। सो देयर मे बी अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब जहां पर 2022, 23, 24 के भी पैटर्न्स और एग्जाम कैसे पास करना है ये वाले वीडियोस अवेलेबल होंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, नंबर ऑफ व्यूज एंड लाइक्स की वजह से जब आप गूगल करते होंगे तो सबसे पहले वो वाले वीडियोस आते होंगे। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं कि प्लीज अवॉइड दोज वीडियोस इफ पॉसिबल, बिकॉज 2025 में कोर्स चेंज हुआ। इससे पहले जीपीएससी के दो पेपर्स हुआ करते थे प्रीलिम्स में और अब जीपीएससी का एक ही पेपर प्रीलिम में हुआ करता है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर एक ही पेपर प्रीलिम में है और 200 क्वेश्चन का एक पेपर है तो पास करने का जो तरीका स्ट्रैटेजी है वो सब में कहीं ना कहीं फर्क आएगा ही आएगा। क्या फर्क है सर? पिछले साल के ट्रेंड को अगर देखें, हमने ये डेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल है जिसके बेसिस पे ये डेटा निकाला गया है कि पॉलिटी के पिछली बार 30 क्वेश्चंस थे, ओके देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी। ज्योग्राफी के लमसम 30 क्वेश्चंस थे, इकोनॉमी इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स पार्ट 30 क्वेश्चंस, मैथ्स एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स 30। उसमें लोग ये पूछ सकते हैं कि सर यहाँ इकोनॉमी का जो करंट अफेयर है तो ये वाला करंट अफेयर उससे अलग है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो साइंस एंड एनवायरमेंट से भी कंपेरेटिवली अलग है। हिस्ट्री के टोटल 15 से 20 क्वेश्चन एंड आर्ट एंड कल्चर इज अगेन 15 to 20 क्वेश्चंस। एक ही साल का पेपर अवेलेबल है तो स्वाभाविक है कि ये एक ही साल का डेटा है। ऐसा हो सकता है कि इस साल इसमें चेंज आए, बट जितनी भी बात होगी वो इसी के संदर्भ में करनी पड़ेगी। एक बार सवाल तो सर पिछले साल का कट ऑफ क्या था? गाइज इट इज अ 200 मार्क पेपर, 3 घंटे में इस एग्जाम को देना होता है। तो पिछले साल जो जनरल कॉमन का कट ऑफ था वो 89.51 था आउट ऑफ 200 विच इज अराउंड 45%। उसके बाद जो फीमेल का कट ऑफ था वो 81 पे है। ईडब्ल्यूएस कॉमन, अगर हम में से कोई भी ये सोच रहा है कि सर मैंने जनरल कैटेगरी से फॉर्म ना भर के इस बार ईडब्ल्यूएस से भरा है तो मेरे को किसी भी तरीके का कट ऑफ में बेनिफिट होगा, पिछले साल ऐसा कोई भी बेनिफिट देखा नहीं गया है। और ये बाय द वे ऑफिशियल स्क्रीनशॉट है जो हमने लिया हुआ है रिजल्ट में से। उसके बाद ईडब्ल्यूएस फीमेल, एससीबीसी कॉमन, फीमेल, एससी एसटी, इस तरीके से कट ऑफ्स है। आप इनमें से जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं आप अपना कट ऑफ देख लीजिएगा। पिछले साल से ये समझ में आ रहा है कि 45% पिछले साल का हाईएस्ट कट ऑफ था। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस साल सर मैं क्या करूं, कीपिंग द यूपीएससी ट्रेंड इन माइंड एंड कीपिंग द जीपीएससी पास्ट ट्रेंड्स इन माइंड एज वेल। आई थिंक 45% तो अभी दिखाई रहा है लैंडमार्क। उसके अलावा इफ वी आर एट 50%, 50% जो कि 100 मार्क होते हैं 200 में से, तो इट शुड बी फाइन। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर 7 जून का पेपर भी जो होता है वो भी ये डिसाइड करके देता है कि कट ऑफ क्या आएगा। बट फिलहाल अगर कोई पास्ट ट्रेंड्स को लेकर बात करें तो दिस इज हाउ द टोटल शुड बी अराउंड 50%। क्या करूं मैं? ऑब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, जनरल स्टडीज का पेपर है, 200 मार्क का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है। ये जीपीएससी ने अपनी तरफ से लिख कर भेजा हुआ है कि भाई इस तरीके से जीपीएससी पेपर क्रिएट करेगा, इस तरीके से सिलेबस देगा। आप में से कोई भी अगर ऐसा है, कोई भी जो लास्ट 7 दिन अभी बाकी है हमारे और सोच रहा है कि मैं क्या रिवाइज करूं, एक एडवाइस है, जीपीएससी हैज गिवन अ वेरी वेरी डिटेल्ड कोर्स रिगार्डिंग द प्रीलिम्स कंपेयर टू यूपीएससी। तो आप डिटेल्ड कोर्स अगर देखें तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स दिख सकते हैं जो आपको शायद ऐसा लगे कि हाँ ये मेरा देखना बाकी है, पढ़ना बाकी है, तो चल मैं वो देख लेता हूँ। एक वो तरीका है उस गैप को फिल करने का। अदरवाइज जो भी आपने अभी तक किया है उसी चीज को अगर आप अगले 7 दिन तक रिवाइज करते रहेंगे तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। सवाल, हाँ सर नेगेटिव मार्किंग होता है? बिल्कुल होता है। ऑफिशियल नेगेटिव मार्किंग जो है ये बच्चों 0.3 मार्क्स का है। जैसे एवरीबडी इन द मार्केट, एवरी एस्पिरेंट इन जनरल, वो यही बोलते हैं कि 1/3 कट ऑफ है। 1/3 कट ऑफ नहीं, अगर आप जीपीएससी में देखेंगे तो 1 मार्क अगर राइट करने का मिलता है तो 0.3 मार्क उसको रॉन्ग करने का आपका डिडक्ट होता है। सो इट्स नॉट 1/3, इट इज 0.3 दैट वेज। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। एंड एग्जाम जो है सुबह 11 बजे से 2 बजे के बीच में होगा, 3 घंटे का एग्जाम है। PAK का मतलब होता है प्रोविजनल आंसर की। एंड जीपीएससी अपनी तरफ से 1 दिन में, 2 दिन के अंदर अंदर जो आपका ऑफिशियल OMR है, जो आप जीपीएससी में जिसमें आप गोले मार के आए थे,
वो OMR की कॉपी भी आपको देते हैं और उसके अलावा वो एक प्रोविजनल आंसर की भी देते हैं। प्रोविजनल आंसर की से आपको ये रियलाइज़ होता है कि भई आपने किस लेवल का परफॉर्मेंस किया था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एग्जाम स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बहुत सारे प्रकार की हो सकती है। आई एम पिकिंग सम ऑफ द वंस जो मैंने मेरे तजुर्बे से, स्टूडेंट्स के फीडबैक से इस चीज़ को समझा है कि सर इस एग्ज़ाम को अगर पास करना है तो मैं क्या क्या करूं। सबसे बड़ा कैच, टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं। 200 क्वेश्चन को 3 घंटे में अगर करना होता है तो 180 मिनट में 200 क्वेश्चन की गणित आती है। तो अगर आप 180 मिनट में 200 क्वेश्चन करने की सोचते हैं तो आपको पता चलता है कि यू हैव लेस देन अ मिनट फॉर वन क्वेश्चन। अब ऐसे केस में अगर सर एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन है या एप्टीट्यूड का भी पेपर है तो ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? स्ट्रैटेजी नंबर 1, आप में से कोई भी ऐसा है जो ये डिसाइड कर चुका है कि वो क्या लीव करके जा रहे हैं। एग्जाम्पल, मैं बच्चों से मिला तो मुझे समझ आया, देयर आर पीपल हु से कि सर मैं गुजरात का पोर्शन नहीं करके जा रहा। क्यों? क्योंकि मैं एक यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ, तो अभी इतने ही दिन बाकी है। मैंने 24 मई 2026 को यूपीएससी का प्रीलिम दिया था, सो आई एम नॉट टू अकस्टम्ड टू इट, सो आई एम लीविंग गुजरात पोर्शन। फाइन। देयर आर पीपल जो ये बोलते हैं कि सर मेरा एप्टीट्यूड उतना सही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में मेरा बैकग्राउंड भी उस चीज़ का नहीं था, मैथ्स मारो सारो नहीं। अने वैसे भी मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, तो सीसैट जब मैं करता था तो उसमें मैं हमेशा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और लॉजिकल रीजनिंग इन सब पे फोकस करता था, तो मेरा एप्टीट्यूड ठीक नहीं है। गाइस, टू एन एक्सटेंट यू मे बी लकी, बिकॉज अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले कम से कम आपको ये पता चलता है कि मुझे क्या नहीं करना है। जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल कि गुजरात पोर्शन और एप्टीट्यूड मिला के इफ़ यू कम अक्रॉस 40 to 45 सच क्वेश्चंस जो आपको नहीं करना है, तो वो आपको एक एज देता है। एज ऐसे देता है कि अगर मैं एग्जाम्पल 45 क्वेश्चंस ले रहा हूँ तो 3 घंटे में फिर आपके पास 155 क्वेश्चंस देखने को बच गए उस चीज़ में। लेकिन आपको इंस्टिंक्टिवली वेरी स्ट्रांग रहना पड़ेगा कि अगर मैं ये डिसाइड करके आया हूँ कि मैं ये नहीं करूँगा, तो अगर मेरे को क्वेश्चन दिखा तो मैं उसको छोड़ के ही आगे बढ़ूँगा। तो सर लेकिन फिर मेरा इधर उधर हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो एक डिसेंट अटेम्प्ट जो जीपीएससी में कहलाता है, जो लोग एवरेज करते हैं, वो इट रेंजेस समवेयर बिटवीन 150 155 टू मैक्सिमम वेटरन्स अगर होते हैं तो 170 तक जाता है। तो उस केस में अगर आप लोग पहले से ही उतने क्वेश्चंस डिडक्ट करके इस गेम को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको फायदा ये हो सकता है कि जितना आप घर से सोच के गए हैं उतने क्वेश्चंस को आप डेक हिट कर सकते हैं उस टाइम पीरियड में। तो आपका अल्टीमेटली अटेम्प्ट और उसके हिसाब से मार्क काउंट होंगे, तो आई थिंक यू कैन क्वालिफाई दैट वेज। सो कमिंग बैक, अगर मैं पेपर खोलूँ और मुझे ये पता हो कि पूरा गांव 3 घंटे में 200 क्वेश्चन करने के लिए बैठा है और मैं 3 घंटे में 155 क्वेश्चन करने के लिए बैठा हूँ, तो मेरे को ये समझ आता है कि आई हैव मोर टाइम, क्योंकि 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम पीरियड अगर मुझे किसी भी क्वेश्चन या फॉर दैट मैटर हर क्वेश्चन में मिलेगा तो मैं किसी और के मुकाबले ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता हूँ। तो इस वजह से अगर आप कोई पोर्शन छोड़ के गए हैं, उस पोर्शन को इंस्टिंक्टिवली अगर एग्जाम में छोड़ते हुए जाते हैं तो भी आप पूरा पेपर कर पाते हैं। इससे सर कुछ और फायदा होता है, आप उस रेयर प्रजाति का हिस्सा बनते हो जो पूरा पेपर देख लेता है। तो इस वजह से आपको पूरा पता चलता है कि भाई मैंने पूरा पेपर देख लिया। ऐसा हो सकता है कि 190, 192, 196, 7, 8, 9 ये वो वाले क्वेश्चंस थे जो सर मेरे को आते थे, पर क्या हुआ कि मैं पूरा पेपर नहीं देख पाया क्योंकि टाइम कम पड़ गया। टाइम कभी कम पड़ता ही नहीं है। जीपीएससी ने अपनी तरफ से ये बता तो रखा है कि 3 घंटे का टाइम देंगे, आपको उस 3 घंटे के अंदर स्ट्रैटेजाइज करना था, तो टाइम कम नहीं पड़ा, हम टाइम एक्सीड कर गए उस 3 घंटे में 200 क्वेश्चन को सॉल्व करने को लेकर। सो अगर आप में से कोई भी ऐसा है, टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी नंबर 1, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको ये मालूम है कि कौन सा पोर्शन वो नहीं कर सकते और छोड़ के जाना है, आप बिल्कुल दुखी ना हो, बिकॉज यू नो विच डेक टू हिट। इन दैट केस इफ यू आर अटेम्प्टिंग 155, 160 odd questions also, and because you are getting more than a minute to solve that question, we are expecting कि आपका जो इफेक्टिव स्ट्राइक रेट है वो बहुत अच्छा होगा। तो ये पहला स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक दूसरी प्रजाति है जो पूरे 200 क्वेश्चन 1 से लेकर 200 तक एट अ स्ट्रेच खेलते हैं। जब वो एट अ स्ट्रेच उसको खेलना शुरू करते हैं तो उनमें एक स्किल सेट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने स्ट्रैटेजी डिसाइड कर ली है तो मैथमेटिकली ये बात बहुत क्लियर है कि आप लेस देन अ मिनट ही एक क्वेश्चन को दे सकते हैं।
तो फिर एक और बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर लेस देन अ मिनट है, मेरे को ये आ रहा है तो आ रहा है, अगर मुझे नहीं आ रहा है तो मैं उसी वक्त ई मार्क करके आगे बढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि समय आपको ये अलाउ नहीं करेगा कि आप वापस से आके उस क्वेश्चन को रिविजिट कर सके। सो इफ यू आर समबडी फ्रॉम 1 to 200 यू कांट कम बैक, द पेपर में नॉट अलाउ, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। तो इसीलिए आप उसी वक्त उसको सॉल्व कीजिए। आपसे हो रहा है तो बहुत अच्छा, आपसे नहीं हो रहा है तो यू कैन लीव दैट पार्ट। ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस दौरान एक चीज़ का सबसे खास ध्यान रखिए जो मुझे एक्चुअली वीडियो के स्टार्ट में बोलना चाहिए था। यूपीएससी के बहुत सारे बच्चे जो पहली बार जीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं, तो जीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में ए बी सी डी और उसके अलावा एक ई भी आता है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको ए बी सी डी में से कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ई मार्क करना कंपलसरी है। अगर ई मार्क नहीं करते हैं तो जीपीएससी अपनी तरफ से उसको नेगेटिव में गिनते हैं और ई मार्क नहीं करने पर आपके 0.3 मार्क्स कट हो जाएंगे। ये वाला स्ट्रैटेजी जितने भी बंदे यूज करते हैं उनके लिए ई मार्क करना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, करते करते जब आप जाते हैं तो आप ई मार्क करते हुए आगे जाइएगा। बिकॉज जीपीएससी के एक ओएमआर में, पूरे ओएमआर में 200 गोले होने ही चाहिए, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, चाहे ई हो। तो इस वजह से इसमें अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ई मार्क करते हुए जाइए। इसका चैलेंज क्या है सर? इसका चैलेंज ये है कि जब तक 3 घंटे खत्म हो जाते हैं और आप जब ओएमआर जमा करते हैं तो ये असेस करना, ये काउंट करना ही ऑलमोस्ट नामुमकिन होने लगता है कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। जब ओएमआर जमा कर रहा होता है आदमी जस्ट 188 मिनट पे, तो जब तक वो गिनता है तो उसको रियलाइज़ होता है, प्रॉबली आई एम जस्ट सेइंग कि भाई मैंने 125 ही किए। किसी को रियलाइज़ होता है कि मैंने 175 कर दिए। तो आप स्ट्रैटेजाइज नहीं कर पाए थे उस टाइम पर। तो सर ऐसे में, लेकिन मैं ऐसा ही खिलाड़ी हूँ तो मैं इस एग्ज़ाम को फिर इस तरीके से कैसे एड्रेस करूँ? आपको एक्चुअली अपना जो टाइम है वो 3 घंटों में बांटना पड़ेगा। पहला 1 घंटा जब आपका खत्म होता है तो आपके 70 क्वेश्चंस पे गोले हो ही जाने चाहिए। फिर चाहे वो ई हो, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, किसी भी तरीके से। इफ़ यू आर मूविंग एट अ पेस ऑफ अराउंड 70 क्वेश्चंस एन आवर, ओनली देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी। उस दौरान एक चीज़ असेस कीजिएगा। फर्स्ट आवर में असेस हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कि भाई कुछ भी कर लूँ, पहला 1 घंटा है, अगर ये मेरे डोमेन का 1 घंटा था, डोमेन का, तो कोशिश करूं कि मेरा 10 से 15 ई ही होना चाहिए। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे डोमेन का नहीं था तो आप 20 ई तक जा सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा सर? इससे फिर आप अपना सेकंड डोमेन लेंगे, आपका थर्ड डोमेन लेंगे, इनमें से भी कोई नहीं होगा तो इफेक्टिवली यहाँ का ई और यहाँ का ई मिला के आपको पहले घंटे के बाद ये पता चल जाएगा कि अभी तक कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपने को नहीं आ रहे हैं। तो आप ऐसा हो सकता है कि अपने सेकंड आर जो है आपका, जिसको ड्रीम आर भी लोग बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट आर के बाद बॉडी थोड़ा सा पिकअप करता है, मोमेंटम में आता है, यू स्टार्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ रिकॉल वैल्यूज भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस वजह से सेकंड वाला घंटा जो है लोग कैपिटलाइज करते हैं। इसी केस में अगर बात करें, जो थर्ड वाला जो घंटा है, बॉडी थोड़ा ड्रेन होने लगता है, स्पेशली टू द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, दे आर नॉट वेरी अकस्टम्ड टू द थर्ड आर इन द एग्जामिनेशन हॉल, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स। बॉडी थोड़ा रिएक्ट करने लगेगा, गर्मी का मौसम है, 7 जून, ठीक ठाक गर्मी होगी, तो इस वजह से थर्ड आर में जो है बॉडी अकड़ने लगेगा, कंसंट्रेशन का लेवल भी लैग आ सकता है। तो इस वजह से अपना वर्स्ट वहाँ मत होने दीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं जो इस एग्ज़ाम को पास करते हैं, इन जनरल अपनी लाइफ में अचीवर्स रहे हैं, उनका यही मानना है कि सबसे ज़्यादा रेजिलियंस जो क्रिएट करना होता है वो लास्ट के आधे घंटे में करना होता है, क्योंकि बहुत सारे ओवर थॉट्स आते हैं, आदमी इन जनरल ओवर थिंक करने लगता है, थोड़ा सेल्फ डाउट भी बढ़ता है। तब अगर आपका ग्रिट, डिटर्मिनेशन, आपका इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग है और आप रिजिड या स्ट्रॉन्ग हेडेड है, तो उस टाइम पीरियड में आपको ये पता चलता है कि नहीं, હું ઘરેથી ડિસાઇડ કરીને આવ્યો છું, પેપર પણ આ પ્રમાણે આવ્યો છે, મારી સ્ટ્રેટેજી આ જ હતી, પેપર આ પ્રમાણે હતું, તો હું છે ને ડ્રિફ્ટ થવાનો નથી. This is how it is going to be. If it is hard for everyone, for me it is going to be hard for everyone. If it is easy, it is going to be easy for everyone. तो फिसलना मत उस आधे घंटे में, नहीं तो उसका रिपरकशन थोड़ा जो होता है हाई होता है। सो ये स्ट्रैटेजी नंबर 2 है। आई एम जस्ट रीविजिटिंग द फर्स्ट वन। फर्स्ट स्ट्रैटेजी में वो लोग जो मालूम है कि क्या नहीं आ रहा है उसको वो छोड़ के आते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, उसमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की ट्राई करते हैं और अपना वो बढ़ाते हैं स्ट्राइक रेट। दूसरे वाला जो होते हैं वो 1 से 200 के लिए जाते हैं
ऑन द गो जाते वक्त वो एक घंटे में, या अगर आप में से कोई ऐसा है तो आधे घंटे में भी असेसमेंट ले सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट आधे घंटे में असेसमेंट लेते हैं तो फ्लो टूटता है, कभी कभार ऐसा लगता है, क्योंकि टाइम का एक मेजर कंस्ट्रेंट रहता है। इसके अलावा जैसे एक वैरायटी है जो बोलते हैं कि सर हम हमारे पोर्शंस चूज करके सॉल्व करते हैं। ये जो लोग हैं ये इसीलिए इस काम को करते हैं बिकॉज ये जीपीएससी के पुराने पेपर के वेटरन्स भी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से एक एनालिसिस निकला है कि जीपीएससी हमेशा ब्लॉक्स में क्वेश्चंस देते हैं कि भाई 10-15-20 क्वेश्चन पॉलिटी के, 10-15-20 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 10-15-20 क्वेश्चन ऐसे। तो वो लोग पोर्शन ड्रिवन लोग होते हैं, वो पोर्शंस को चूज करते हैं और उसको ख़त्म करते हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसा है कि सर मैंने सोचा है कि मेरा पॉलिटी मजबूत है, मैं पहले पॉलिटी करूंगा, फिर मेरे को लगता है कि मेरा ज्योग्राफी मजबूत है, मैं उसको ज्योग्राफी को करूंगा, दे आर ऑल्सो वन ऑफ द टाइप। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? जैसे घर से ही आपके लिए तो सबसे अच्छी बात यह कि आप तो घर से ही डिसाइड करके जा सकते हैं कि आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके लाइफ में सब्जेक्ट वाइज हायरार्की का प्लान क्या है। जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल कि सर मेरा पॉलिटी सबसे टॉप रहता है, फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं ज्योग्राफी करूँगा, फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इकोनॉमी का बेसिक कर सकता हूँ, करते 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 वो जाते हैं। उनके हाथ में जब पेपर आता है तो वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पॉलिटी वाला सेगमेंट ढूंढते हैं। पॉलिटी वाला सेगमेंट ढूंढने पर एक गोल्डन रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि आपका पॉलिटी सबसे टॉप है। कम वॉट में, however much risk you take in other subjects, do the guesswork in Gujarat portion or any other segment, आपको पॉलिटी के सारे क्वेश्चन करने ही चाहिए। क्यों? आप ही घर से डिसाइड करके जा रहे हैं ना कि आपके सबसे स्ट्रांग है। तो उस केस में अगर मुझे गैस वर्क करना होगा तो मेरा जो सबसे स्ट्रांग पोर्शन होगा फिर मैं उसी में सबसे ज्यादा गैस वर्क करूंगा। तो सब कंप्लीट अटेम्प्ट यहां वाला पार्ट होना चाहिए। इस दौरान प्रॉब्लम क्या आता है सर? प्रॉब्लम आता है ढूंढने में। 7 जून के पेपर में अगर जीपीएससी ने ये फॉर्मेट से पलट गया तो, और मिक्स करके पॉलिटी दे दिया तो आपको उस चीज के लिए रेडी रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप पीछे के 2 बंदे देखेंगे जो चूज करके कर रहे हैं और माइनस करके चल रहे हैं, तो उनके लिए तो वो सेगमेंट अवेलेबल ही है, पेपर में कोई चेंज नहीं आएगा उनके लिए। जो 1 से 200 जा रहे हैं उनको भी कोई चैलेंज नहीं, पर हम घर से हमारे पोर्शंस चूज करके आ रहे हैं। तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि अगर इस बार चेंज होगा तो फिर आप कौन सा वाला स्ट्रैटेजी यूज करेंगे उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, फर्स्ट। सेकेंड, अगर ऐसा ही आता है जैसा हम सोच रहे थे, तो फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जब जाते जाएंगे तो अकॉर्डिंगली आप ये देखते जाइएगा कि भाई आपके कितने कितने क्वेश्चन उस सब्जेक्ट में अटेम्प्ट होते जा रहे हैं। इट में टेक टाइम कि भाई एग्जाम्पल, जैसे मेरे हाथ में पेपर आया, मैंने पेपर खोला, मेरे को दिख गया कि अच्छा ठीक है इतने पॉलिटी के, तो जब इतने पॉलिटी के तो मैं पॉलिटी सॉल्व करता हुआ चला गया। जैसे ही पॉलिटी सॉल्व होकर खत्म होगा तो मेरे को गोले मारने पर, गोले फटाफट गिन लूंगा मैं, तो मेरे को पता चलेगा कि एग्जाम्पल की 30 पॉलिटी के क्वेश्चन थे, तो मेरा दिमाग एक तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा कि ये मेरे 30 तो हो गए। फिर मैं जब ज्योग्राफी पे जाऊंगा, इससे आप अपना अटेम्प्ट असेस करते चले जाइएगा। ये वाली जो प्रजाति होती है इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? टाइम का। क्यों सर? एग्जाम्पल, पॉलिटी के 30 है, ज्योग्राफी के 20 है, अगर इकोनॉमी के 35 आए, तो आप कैसे असेस करेंगे ये 3 को खत्म करने के बाद कि मेरा टाइम ठीक चल रहा है? तो लोग, कभी कभार मुझे बच्चे बोलते हैं कि सर वैसे ही जैसे आप बोलते हो कि भाई 30 2 50 और मिला जुला के, तो अगर 1-1.25 घंटे में ये खत्म हो गया है तो फिर तो उस हिसाब से अगर 70-80 क्वेश्चन है तो ठीक चल रहा है ना। मुझे थोड़ा डाउट है उसमें। डाउट इसीलिए है क्योंकि ये आपका टॉप सब्जेक्ट था, तो टॉप सब्जेक्ट में मेरे हिसाब से तो टाइम कम लगना चाहिए ना, बट क्योंकि पेपर आप इसी से स्टार्ट करते हैं, बॉडी को वार्म अप होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारा टॉप होता है वो भी जाने अनजाने में ज़्यादा टाइम ले जाता है। क्यों? क्योंकि दस्तूर दुनिया का क्या है कि जो मेरा वर्स्ट है वो मेरा ज़्यादा टाइम ले। क्यों? मैं थोड़ा देखूं, मैं थोड़ा समझूं, थोड़ा असेस करूं, लीव करते मेरे को सबसे ज़्यादा डाउट तो उधर वाली जगह पर आएगा ना, इट मे टेक टाइम। तो यहाँ पर आपको टाइम बचाने का वो सेगमेंट डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसे में क्या ठीक रहेगा सर? एग्जाम्पल ले रहे हैं 70-70 मिनट, सॉरी 70-70 क्वेश्चन अगर करके करते 1 घंटे के हिसाब से, तो आप फर्स्ट आवर 80 क्वेश्चंस रखिएगा, फर्स्ट आवर 80 क्वेश्चंस रखिएगा। इससे आपका जो टॉप पार्ट है वो कैपिटलाइज भी बढ़िया हो जाएगा और कम टाइम में होगा। तो जो आपका पार्ट 2 और पार्ट 3 में जैसे भी आप उसको एनकैश करेंगे तो आपको थोड़ा सा बैंडविड्थ मिलता है उस काम को करने के लिए। ये थर्ड टाइप की स्ट्रैटेजी होती है। अभी मैं
हाल फिलहाल में बस एक और बात इसमें बोल रहा हूँ कि एक आई केम अक्रॉस एज अ सेगमेंट ऑफ पीपल जहाँ मुझे कुछ चैलेंजेस रियलाइज हुए. देर आर पीपल जो जो इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देते हैं और वो बच्चे गुजराती हैं. तो ये लोगों ने गुजराती वांचता पण आवड़े छे. वो लोगों ने इससे पहले कभी डीवायएसओ का भी प्रीलिम दिया है, डीवायएसओ का मेंस दिया है. હું ગુજરાતી મીડિયમનો હતો પણ હવે હું યુપીએસસીની તૈયારી ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં કરું છું. પછી હું જીપીએસસીમાં શિફ્ટ થઈ ગયો તો મને ખબર નથી આમ તામ કરીને. तो उनको एक चैलेंज मेरे को रियलाइज़ हुआ कि फेस हो रहा है. आप लोग प्लीज़ ध्यान रखें इस चीज़ का. जैसे आई डोंट रीड पेपर्स इन गुजराती मीडियम. तो जब जीपीएससी का पेपर हमारे सामने आता है तो एक साइड गुजराती लिखा होता है, एक साइड इंग्लिश लिखा होता है. तो मेरे साथ क्या होता है कि मैं यही साइड देख रहा हूँ, मैं तो ये साइड देखता ही नहीं. मैंने इंग्लिश देखा, इंग्लिश 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 देखते देखते मैं एक ही सेगमेंट से पेपर सॉल्व करता हुआ चला गया. तो मेरे को फोकस रहता है. जैसे जो इस सेगमेंट को बिलोंग करते हैं उनके साथ एक चैलेंज आता है. वो ऐसे करके इंग्लिश में देखते, उसी वक्त वो इधर भी थोड़ा देखने लगते हैं. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ બોડીઝ બાય ધ ક્વોલિટી એન્ડ એમાં એ લોકો જે કે અહીંયા ઇલેક્શન કમિશન લખેલું છે, પછી યુપીએસસી આ બાજુ લખેલું આમ તામ કરીને वो लोग अपने लैंग्वेज को कैपिटलाइज करने को लेकर लगने लगते हैं. गाइस ये इंस्टिंक्ट है, ये ख़त्म हो जाएगा ऐसा होता नहीं है. उस 3 घंटे में होगा, आई डाउट ऐसा भी होता है. क्यों? आपका नॉन लैंग्वेज होता है अगर वर्नाकुलर तो आप उसको देखते ही हैं. और क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पॉलिटी पढ़ रहे थे तो आपको हमेशा लगता है कि इंग्लिश मीडियम से ही पॉलिटी देखता हूँ. आप लोगों को जो भी ऐसी प्रजाति है उसमें आपको एक टाइम का चैलेंज आएगा ही आएगा. ध्यान रखिएगा. क्यों? क्योंकि वैसे ही टाइम का चैलेंज है इस एग्जाम में और आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्विच कर करके और अपना चैलेंज बढ़ा रहे हैं. तो अल्टीमेटली आप तो कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे को तो दोनों भाषा में आता है तो मैं पूरा समझ के करूँगा. बट फिर आप 150 160 तक ही पहुंचते हैं. अगर पेपर आपका छूट जाता है तो जो कैपिटलाइज करने को लेकर आप सोच रहे थे वो नहीं भी हो सकता है. क्यों? हो सकता है 191 से लेकर 200 तक का जो क्वेश्चन है वो सारे आपको आते हो. तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें. एक दूसरा वही वाली प्रजाति जो मैंने अभी कहा कि गुजराती मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम पे स्विच किया है, डीवाईएसओ एसटीआई का भी एग्ज़ाम दे रखा है, आधे इंग्लिश आधे गुजराती हैं. उनके साथ एक और प्रॉब्लम आता है कि उन लोगों ने गुजरात वाला पोर्शन भी अच्छे से कर रखा होता है. और क्योंकि वो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो उन्होंने ये वाला सेगमेंट तो पूरा ही कर रखा होता है. तो अल्टीमेटली एक पॉइंट के बाद ऐसा होने लगता है कि उनको गुजरात के क्वेश्चन भी समझ आने लगते हैं, उनको इंडिया के क्वेश्चन भी समझ आने लगते हैं. तो ना द आर्ट ऑफ लीविंग वो लैग होने लगता है. क्यों? किसी में रिकॉल वैल्यू भी आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है. तो उनको ये नहीं समझ आता कि मैं स्ट्रैटेजी नंबर 3 में फॉल करता हूँ, मैं स्ट्रैटेजी नंबर 2 में फॉल करता हूँ या मैं स्ट्रैटेजी नंबर 1 में फॉल करता हूँ. आप तीनों में से किसी भी में फॉल करते हो, किसी में भी फॉल करते हो. अगर आप उसमें इस वाले प्रजाति में फॉल करते हैं तो आप तीनों में से किसी में भी फॉल्ट कर जाएंगे. तो अगर ऐसा होता है कि आपको ये समझ आता है कि भाई वो कि कोई मेला है वो मैंने पढ़ा था पहले, पर यार डीवाईएसओ तो मैंने 1-2 साल पहले दिया था, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर मैं तो यूपीएससी दे रहा था प्रीलिम के हिसाब से तो मैंने वो रिवाइज़ नहीं किया है. आप में ये इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि आप उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे. 2 थर्ड, अगर आप एक ऐसे कॉम्बो के बंदे हैं जिसका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है तो फिर आप एप्टीट्यूड भी नहीं छोड़ेंगे. ये वाला जो सेगमेंट ऑफ पीपल है दे आर बाउंड टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन बट दे आर इक्वली वल्नरेबल एट द सेम टाइम. क्योंकि उनको ये ही नहीं पता चलता है कि छोड़ेंगे कैसे. तो फिर सर अगर हम में से कोई इसमें बिलोंग करता हो और हमको तो पहले ही पता है एग्जाम के पहले कि हम इसमें बिलोंग करते हैं, आई एम गुड इन एप्टीट्यूड, आई नो गुजरात ऑल्सो, मैं तो यूपीएससी की भी तैयारी करता था અને હું આમ જોવા જઈએ તો ગુજરાતી મીડિયમનો માણસ પણ છું બટ तैयारी मैं यूपीएससी इंग्लिश मीडियम में करेली. तो मैं क्या करूँ? आप स्पीड मेंटेन कीजिएगा क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपका समय खा सकता है, ये आपका समय खा सकता है. और 10 क्वेश्चन अगर लास्ट में छूट गए ना जो ई नहीं हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा. 1-2 और ख़ास बात जो जनरली ध्यान रखने को है. जैसे एग्ज़ाम हॉल में ऐसा होता है कि फिर वो अटेंडेंस के लिए आते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए आते हैं, वहाँ एक जगह टाइम जाता है. एग्ज़ाम हॉल में ऐसा होता है कि 3 घंटे का, क्योंकि 11 से 2 के बीच में एग्ज़ाम है तो पसीना पलित होने लगता है शरीर, तो थोड़ा थोड़ा आदमी खुलने की कोशिश करता है, थोड़ा सा ऊपर देखता है, इधर देखता है, वाटर ब्रेक्स लेता है, एट टाइम लू ब्रेक्स लेता है, तो उधर भी एक जगह टाइम जाता है. जब हम एडजस्ट करते हैं हमारे बॉडी को तो
गर्मी के दौरान बॉडी एडजस्टमेंट्स थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है ठंड के मुकाबले। ये तीनों चीज़ें मिला के आपके 5 से 7 8 मिनट ले जाते हैं। अब वैसे ही टाइम का कंस्ट्रेंट है, ये अगर टाइम ले गया है तो लोग क्या गणित मार के चलते हैं कि मैं लास्ट के 10 मिनट में कर लूँगा। एक्चुअली ये चीज़ें आपके 10 मिनट ले जा ही चुके, तो आप तो एग्ज़ाम ऑलरेडी 3 घंटा 10 मिनट का दे रहे हैं, और अगर आप 3 घंटा 10 मिनट आपको नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब 2 घंटा 50 मिनट ही आपको मिल रहा होगा। तो आपको ना अपनी घड़ी से जब 15 मिनट बाकी हो ना, तब पहले जो बाकी है, आ रहा है नहीं आ रहा है वो बाद की बात है, पर आप ई मारना चालू कर दीजिए अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ उसमें अगर हड़बड़ी हुई तो एक चैलेंज फेस हो सकता है। उसके अलावा एक और प्रजाति है, वो लोग ये कहते हैं कि हम ई लास्ट में करते हैं। आप कीजिए, उसमें सही और गलत जैसा कुछ भी नहीं होता है। बस जो गलतियाँ ज़्यादातर बच्चों से होती है वो ये होती है कि अगर एक भी क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। जब आप स्विच करते हैं, जैसे कॉलम है भाई, इतने कॉलम में इतने ई थे, फिर दूसरे कॉलम में जाते हैं, फिर आप मार्क करना शुरू करते हैं, तो आप ध्यान से बस मार्क कीजिएगा। थर्ड, सर मैंने उसको रखा था, फिर मैं सोचता हूँ तो सर मैं ई लास्ट में करूँगा। ठीक है भाई, ई लास्ट में कर देना जो तेरे को ठीक लगे। ध्यान क्या देना होगा, क्वेश्चन 21 का आंसर ए था, ऐसा कुछ है, कोई भी ले रहा हूँ, क्वेश्चन 21 का आंसर ए का गोला था, तो आपने ए मार्क कर दिया है और ये टोटल यहाँ पर 5 गोले हैं। अब क्या होता है कि जब 22 में हमको ई मार्क करना है तो हम ऐसे करके जाते हैं तो आंख ऊपर नीचे हो जाती है, मार्क ये वाला करना चाहिए था ई, और गलती से आदमी ये मार्क कर देता है। वो इसीलिए कर देता है क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है। अगर इस केस में जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि मुझे यहाँ ई मार्क करना था पर मैं गलती से यहाँ नहीं मार्क कर पाया और फिर मैंने 21 में मार्क कर दिया, ये गलती तो हो गई। ये गलती क्यों हुई पता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा डिस्टेंस छोड़ने के बाद ए में गोला था। गलती कब नहीं होती कि अगर ए की जगह 21 का आंसर डी होता, तब तो कोई चैलेंज नहीं आता, क्योंकि सबको मालूम है कि इसके बाजू में ये गोला नहीं लगेगा, यही वाला होगा। तो जब ए वाला गोला हो या बी वाला उसके ऊपर या नीचे गोला हो तब बहुत ध्यान दीजिएगा, नहीं तो सेम लाइन में ई पर अगर गोला लग गया तो एक क्वेश्चन के 2 आंसर हो नहीं सकते, तो नेगेटिव मार्किंग बेयर करना पड़ेगा। एक और इसी से मैंने बच्चों से सीखा समझा है, फिर वो काउंट करते हैं लास्ट में, या फिर 1 दिन बाद 2 दिन बाद जब OMR आ जाता है तब काउंट करते हैं, तो पता चलता है कि भाई सर गोले 200 हैं पर किसी किसी में 2 है, और 3 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोला नहीं दिख रहा है लाइन में, तो फिर 3 तो वो गए जिसमें गोला नहीं है, और 2 हो 5 हो 10 हो या 20 हो जिनमें 2 हैं वो भी गए। तो इतना लंबा नुकसान नहीं उठाना चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें थी जो मेरे दिमाग में थी, जो मुझे लगा कि मुझे बच्चों से शेयर करना चाहिए। देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर आस्किंग कि भाई क्या स्ट्रैटेजी सही रहता है, क्या स्ट्रैटेजी गलत। दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू थ्रो लाइट ऑन। आप में से कोई भी ऐसा है जिनको इसके अलावा कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, जिनको लगता है कि देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम ऑल्सो दैट यू आर फेसिंग वाइल गिविंग दिस एग्जामिनेशन, तो बेफिक्र होकर आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो 9909556660 है, आप उस पर भी पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं ऑब्वियसली उस पर, और नीचे जो कमेंट्स का सेक्शन है आप उसमें भी पूछ सकते हैं। आई प्रॉमिस दैट वर्स्ट कम वर्स्ट बाय द 5th of June मैं उन क्वेश्चंस का आंसर दे ही दूंगा रोज नियम से। द प्लान इज कि विद इन 2 hours रिप्लाई जाना ही चाहिए। दैट इज द एम दैट वी सेट फॉर आवरसेल्व्स। इन एनी केस अगर उसके रिप्लाई में कोई भी लेट होता है तो मैंने व्हाट्सएप का आपको नंबर दिया ही है, आप उस पर कॉल भी करके हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर GPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन।